नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवर थिंकिंग पे। दोस्तों, इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक विलेज और वहाँ पे जो ओवर थिंकिंग का प्लेग है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। दोस्तों, होता क्या है, एक गाँव है, उस गाँव में काफ़ी सारे विलेजर्स रहते हैं। एक बार गाँव के एंट्रेंस पे जो एक विलेजर है, वो वहाँ पे डेथ के साथ में इनकाउंटर करता है, उसको डेथ दिखती है वहाँ पे। वो उससे पूछता है देख करके कि डर जाता है, घबरा जाता है कि ये डेथ यहाँ पे मेरे गाँव के गेट पे एंट्रेंस पे क्या कर रही है। उसने सवाल पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो डेथ ने मुस्कुराया और उसने बोला कि कल मैं आऊँगा और मैं आपके गाँव से 50 लाइफ लेकर के जाऊँगा। वो घबरा जाता है और वो दौड़ता हुआ अपने गाँव चला जाता है और गाँव जाकर के ये जो चिलिंग न्यूज़ है, अपने गाँव के लोगों को शेयर करता है। अब क्या, पूरा जो गाँव होता है वो घबरा जाता है। सब ये सोच रहे होते हैं कि किसका नंबर आने वाला है, कौन है वो 50 लोग। सब बुरी तरह से घबरा जाते हैं, ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, वरीड हो जाते हैं एकदम, ठीक है? जिसके चक्कर में उनकी खुद की जो हेल्थ है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और पूरी रात जगते हुए निकाल देते हैं। अब जब सुबह ये विलेजर जिसका डेथ से आमना-सामना हुआ था, वो जब सो के उठता है तो उसको पता चलता है कि गाँव में 50 नहीं 500 लोगों की मौत हो गई है। वो घबरा जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर वो क्या करता है, दौड़ता हुआ जाता है और उसी गाँव के जो एंट्रेंस होता है, वहाँ पे पहुँचता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ क्या देखता है कि डेथ वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो वहाँ पे गुस्से में सवाल पूछता है कि आपने तो बोला था कि आप 50 लाइफ लेकर के जाओगे, आपने तो 10 टाइम्स ज़्यादा, आपने 500 लोगों की लाइफ ले ली है मेरे गाँव से। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने चीटिंग की है। मैंने आपके कहने के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। बहुत परेशान हो जाता है। तो डेथ ने बड़ा ही अच्छा आंसर दिया वहाँ पे उस विलेजर को और वो आंसर हम सबको गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। डेथ ने क्या बोला हँसते हुए, आई टुक ओनली 50 ह्यूमन्स, ओवर थिंकिंग टुक द रेस्ट। मैंने तो सिर्फ 85 लाइफ ली है जितना मैंने बोला था, बाकी तो सारे ओवर थिंकिंग में ही चले गए। तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट है ओवर थिंकिंग का दोस्तों हमारी लाइफ में, ठीक है ना? एक्चुअल प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हम उसको अपनी इंटरप्रिटेशन में इतना बड़ा कर देते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा कर देते हैं कि वो कहीं न कहीं आज की डेट में सच में हमारे लिए एक लाइफ थ्रेट सी बनती चली जाती है। दोस्तों, मैंने कुछ स्टैट्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं आपके लिए, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ सो दैट टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक 2025 में इसी साल इंडिया ओवरथिंकिंग रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या बताती है कि 81% जो इंडियंस हैं, वो ओवरथिंकर हैं और वो दिन में कम से कम 3 घंटे ओवरथिंकिंग करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 3 घंटे कंटीन्यूअस हम एक ओवरथिंकिंग का पॉइज़न ले रहे हैं। 81% पॉपुलेशन में 81% है लोग। उनमें से 25% ऐसे हैं जो 24 घंटे ओवरथिंकिंग करते हैं। मतलब उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि उनके इमोशंस खत्म हो गए हैं, वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, उनको सोने के लिए पिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको नींद नहीं आती है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज उनके साथ में हो गए हैं। तो 25% पॉपुलेशन आउट ऑफ दैट 81% एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में और ये इस साल की रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट है। आप सर्च करेंगे गूगल पे, मैं लिंक शेयर करूंगा, आप देखिएगा। इस टाइप का ट्रैप है ओवरथिंकिंग का हमारी लाइफ में और ये हाई टाइम है हमें इस पे, हमने अगर एक्शन नहीं लिया या फिर अपने आप को नहीं बचाया तो दोस्तों हर साल ईयर ओवर ईयर जो इसकी ग्रोथ है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? दोस्तों, कई सारे फॉर्म्स शेयर किए हैं इस सर्वे रिपोर्ट में। डिजिटल और सोशल मीडिया लाइफ में बताया गया है कि 42% इंडियंस जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने बॉस के किसी भी सब्जेक्ट पे सिर्फ ओके का जो मैसेज होता है उसको देख करके ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं कि इस ओके का मतलब क्या है। वो खुद की इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू कर देते हैं कि ओके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कहीं उनके लिए थ्रेटनिंग तो नहीं है। वो एज्यूम करते हैं कि इस ओके को और डिस्क्राइब करके बताया जाए, राइट? 42% लोग ऐसे हैं कि सिर्फ ओके मात्र से डर जाते हैं। सोशल मीडिया स्ट्रेस के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो 35% यूजर्स ऐसे हैं जो दिन के लगभग 5 घंटे सिर्फ इसमें बिता देते हैं कि वो जो स्टोरी प्लान कर रहे हैं पोस्ट करने के लिए, उसको पोस्ट या पब्लिश करें या नहीं करें। मतलब उनमें इतना ओवर थिंकिंग है कि अगर वो कोई स्टोरी पोस्ट कर देंगे, उस पे लोगों का रिएक्शन क्या आएगा।
कई लोग तो स्टोरी पोस्ट करने के बाद में घड़ी घड़ी उसको चेक करते हैं कि जो मैंने पोस्ट की है स्टोरी उस पर कितने लाइक्स या कमेंट्स आए हैं, लोगों के क्या रिएक्शन आए हैं। किसी का भी अगर एक नेगेटिव रिएक्शन आता है तो उसके साथ में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो और ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, राइट। डिसीजन पैरालिसिस के बारे में बताया गया दोस्तों, 59% जो लोग हैं वो डाउट में रहते हैं, ठीक है ना। 59% मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कई सारी चीजों को लेके, छोटे छोटे डिसीजंस के बारे में वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। एक छोटा छोटा डिसीजन उनके लिए बहुत मैटर करता है, इतना ज्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर वर्कर एंड कैरियर की बात की जाए, मैं ऑलरेडी आपको 42% का जो केस है वो बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में अगर मैं बताऊं, 56% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मीटिंग से पहले अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या प्रोजेक्ट को रिहर्स करते हैं, और 76% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो किसी भी रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने से पहले उसको परफेक्ट करने में लगे रहते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, वो इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। मतलब शायद ये ओवरथिंक जो कर रहे हैं वो सेल्फ डाउट की वजह से आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सेल्फ वर्थ उतनी नहीं है, या फिर उनको परफेक्शन इसलिए चाहिए कि उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं से उनके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन ना हो जाए जिसकी वजह से उनकी इमेज खराब होगी, राइट। फूड एंड लाइफस्टाइल को लेकर के बताया गया दोस्तों कि 63% रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जो खुद अपना मेन्यू डिसाइड नहीं कर पाते। मतलब होता है जनरली, आप अगर सारे घरों में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई पूछता है कि आज क्या खाना है, क्या बनना है, आंसर आता है कुछ भी, ठीक है ना। मतलब वो अपना मेन्यू, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहीं पे भी होटल्स में जाते हैं, वहां पे जाकर के वो मेन्यू में डिसाइड नहीं कर पाते। तो 63% ऐसे ही लोग हैं जो मेन्यूज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऑर्डर कर नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो ये छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें साइलेंट मैसेज देती हैं कि हम ओवर थिंकिंग कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये स्टैट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवर थिंकर हो या नहीं हो। देखिए दोस्तों, उससे पहले आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग क्या होती है वो ऑल टुगेदर एक अलग डेफिनेशन है उसकी। देखिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट ऑफ रिप्लाइंग ऑन पास्ट इवेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही मनी मन अपने आप से ही बात करते हैं। हमें बोला जाता है कि आपका जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम किसी पास्ट या फिर किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर के अपने आप से बात करते हैं। क्वेश्चन रेज होते हैं और हम उसी लूप में उनको आंसर देते रहते हैं और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर अपने माइंड से जनरेटेड क्वेश्चंस को रेगुलरली आप आंसर दे रहे हो और वो किसी भी कंक्लूजन्स पे अगर जा करके नहीं रुक रहे हैं और वो सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी अगर रिपीट हो रही है, दैट इज ओवर थिंकिंग। आपको इमीडिएटली कॉशियस हो जाना चाहिए कि ये ओवर थिंकिंग है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो जो रिपीटेड थॉट्स हैं और उनका जो लूप है वही ओवर थिंकिंग के साथ में रिलेट करते हैं दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं हमारी मेंटल और हमारी इमोशनल हेल्थ दोनों पे, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग है या डीप थिंकिंग है, ठीक है। इसलिए आपको वो रिव्यू, वो रिफ्लेक्ट, वो इंट्रोस्पेक्शन करना भी जरूरी है अपने थॉट्स के साथ में। अब दोस्तों आप देखिए कि अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने भी आपको बताई कि अगर आपका भी माइंड एक लूप जनरेट करता है, आपको कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिगर करते हैं और आप खुद ही उनका आंसर देते रहते हो और वो हमेशा अनसॉल्व रहता है, अगर ऐसा भी आपके साथ में हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। इट मीन्स आप भी ओवर थिंकर हैं, आप भी उन 81% इंडियंस में फॉल करते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज को रिव्यू और करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कल को जाकर के ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, राइट। तो दोस्तों टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट को जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लाइटली लेकर के चलते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें कंप्लीट फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है सो दैट रूट कॉज को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है ना। जब तक रूट कॉज नहीं पता चलेगा आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए रूट कॉज का पता होना बहुत जरूरी है सो दैट हम प्रॉब्लम को परमानेंटली किल कर सकें। उसके लिए हमें समझ में आना चाहिए कि ओवर थिंकिंग
को आखिर लीड क्या करता है, ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट है जो लीड कर रहे हैं ओवरथिंक करने के लिए हमें, हम क्यों ओवरथिंक कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ओवरथिंक कर रहे हैं समझ में आ गया, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया। अगर कर रहे हैं तो ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट है जो लीड कर रहे हैं हमें ओवरथिंक करने के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो उस चीज को ही हम आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है हम लोग चीजों में ना ऊपर ऊपर में आ जाते हैं कि मैं ओवरथिंक करता हूँ, बताइए क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, लोग जनरली वही जो फंडामेंटल्स हैं, जो चीजें चल रही हैं, आप सुबह उठिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग करिए, ठीक है ना, और एक्सरसाइज करिए, ये करिए, प्रैक्टिस करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाइए, माइंड को फोकस करिए, ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन हो गया। पहले ओवर थिंकिंग हम कर क्यों रहे हैं, उस डेप्थ में जाना जरूरी है, वो चीज समझना जरूरी है। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का पहले आपको पोस्टमार्टम करना चाहिए, सो दैट आपको वो जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज पता चल जाए। जब आपको रूट कॉज पता चल जाएगा, आप ये मान लीजिए कि आधी प्रॉब्लम आपने ऐसे ही सॉल्व कर दी, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज अगर आपके एक बार माइंड में क्लियर हो जाती है कि ये प्रॉब्लम का रूट कॉज ये है, तब जा करके आप उस पल्स को पकड़ते हुए सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हो और उस पर प्रॉपर आप एफर्ट दे सकते हो। तो दोस्तों इसको जो रूट कॉज है वो हम डिस्कस करते हैं। मैंने मेनली 2 रूट कॉज निकाल करके रखे हुए हैं। सबसे पहला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कंपैरिजन। हम लोग अपनी लाइफ में रेगुलर कंपेयर करते हैं, रेगुलर मतलब एन नंबर ऑफ टाइम, ना जाने कितने वीडियोस, ना जाने कितने यूट्यूबर्स ने, ना जाने कितने साइकोलॉजिस्ट ने, ना जाने कितने ट्रेनर्स ने बोला हुआ है कि आपको लाइफ में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट हमारी हैबिट है हम कंपैरिजन रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आज प्रॉब्लम है, उसका रीजन यही है क्योंकि हम रूट कॉज तक पहुंचे नहीं है, उस चीज को ही समझते हैं। देखिए, जो कंपैरिजन की हमारी हैबिट है उसका रीजन क्या है, हम किसी ना किसी दूसरे पर्सन को कॉपी करते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर हम उनकी लाइफ जीना चाहते हैं। जो उनकी आइडियल लाइफ होती है, वो जो उनकी लाइफ होती है वो हमें आइडियल लगती है। ठीक है, हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ में कंपेयर करते हैं और उनकी लाइफ हमें आइडियल लगती है और वो लाइफ हम जीना चाहते हैं। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप एक फिश को निकाल करके बोल रहे हो कि आप एक पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। ठीक है ना, हर एक इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यूनिक होती है, सबकी जो क्वालिटीज होती हैं वो यूनिक होती हैं दोस्तों। तो हर एक इंडिविजुअल को अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी क्वालिटीज के को एक्सप्लोर करना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। और वो एक्सप्लोर करने का जो तरीका होता है वो होता है अपने खुद के इंटेंशनल एफर्ट्स। आप किसी को कॉपी अगर करोगे तो आप एक शेल के अंदर परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि आपकी जो लिमिट्स थी वो कितनी अनलिमिटेड है, आपका होरिजोन कितना बड़ा आपको पता ही नहीं चला। आप किसी ऐसे पर्सन को कॉपी करने में लग गए, या फिर ऐसे पर्सन की लाइफ आपको एक आइडियल लाइफ लगना शुरू हो गई जो आपकी लिमिट्स से बहुत नीचे है। जो बेंचमार्क आपने सेट किया वो बहुत नीचे का बेंचमार्क सेट किया हुआ, तो आपने अपनी लाइफ के साथ में जस्टिफाई कभी किया ही नहीं, जस्टिफिकेशन किया ही नहीं। ठीक है, अगर आप और ज्यादा एक्सप्लोर करते तो शायद आपकी जो लिमिट्स थी, जो पोटेंशियल था आपका, वो जो बार है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर जाता। ठीक है ना, तो अगर आप किसी मछली को, किसी फिश को अगर आप बोलोगे पेड़ पे चढ़ जाओ, पॉसिबल ही नहीं है, उसका नेचर ही नहीं है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है वो। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने में क्यों डाल रहे हो? आप किसी को कॉपी करके अपनी लाइफ को छोड़ करके दूसरे की लाइफ क्यों जी रहे हो? जबकि आपके जो पर्सनैलिटी है, जो आपके ट्रेड्स हैं, जो आपका करेक्टर है, जो आपका बिहेवियर है, ठीक है ना, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो जो आपका इनर सेल्फ है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, आप जिसको कॉपी करना चाह रहे हो। आप अपना इनर सेल्फ, सामने वाले का जो इनर सेल्फ है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हो जो आपका आउटर सेल्फ है उसको आप उसके आउटर सेल्फ के साथ में मैच कराने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आप शेर को बोलोगे घास खाए, कैसे खा सकता है? उसका नेचर ही नहीं है वो। ठीक है ना, तो इस तरह की आप कोशिश कर रहे हो जब भी आप कंपैरिजन के फॉर्म में जा रहे हो या कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए दोस्तों, अगर हमने बात की यहाँ पे एफर्ट्स की, देखिए एफर्ट्स क्या होता है, लाइफ में मूवमेंट्स लेके आते हैं। मूवमेंट से क्या होता है, हमारी लाइफ में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं तो आपको डिसीजन लेना होता है, आपको एक्शन लेना होता है, उन एक्शंस को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है आपको उनको रिफ्लेक्ट करना होता है, सोचना होता है कि और इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको रिफाइन करनी होती है चीज़। तो स्टेप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन आप अपने आप को पहले ही रोक दे रहे हो अपनी लाइफ में। आपने जो अपना कैनवास है सक्सेस का वो बहुत ही छोटा डिसाइड किया हुआ है।
क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो किसी को। तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता दोस्तों, कोई पॉइंट नहीं बन सकता। आप अपने जंगल के टाइगर हो, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो जो गाय खा रही है मैं तो वो खाऊंगा, फिर बेनिफिट कैसे? फिर तो आपने पूरा जो बायोलॉजिकल ऑर्डर है उसको ही डिसऑर्डर कर दिया, राइट? तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि मेन इशू क्या है, कंपैरिजन इज रॉन्ग बिकॉज इट ट्रैप्स यू इन एक्सटर्नल मेजर, ठीक है ना। इट ब्लॉक्स इन सेल्फ रियलाइजेशन, आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो भी ब्लॉक कर देता है। अब है क्या कि इट कीप्स यू अवे फ्रॉम योर इनर फ्रीडम एंड ऑथेंटिसिटी। एग्जैक्टली, आप एक्सटर्नली तो आप कॉपी कर रहे हो आप क्या, लेकिन क्या आपका वही गोल था जिसको आपने कॉपी किया या जिसके साथ में आपने कंपेयर किया? क्या आपने गोल सेट करके काम किया? नहीं किया ना। तो वो इशू है दोस्तों, आप करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप चलिए, आप नेचर के बेसिस पे चलिए, आप अपने बिहेवियर के बेसिस पे चलिए। आपने सबसे पहले तो, और ये क्यों होता है उसका रीजन क्या है दोस्तों, हम कंपैरिजन तब करने बैठते हैं जब हमारे खुद के थॉट्स क्लियर नहीं होते, जब मेंटली कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेंटल फॉग होता है हमारे पास में, ठीक है ना। हमारी जो लाइफ है उसकी फिलॉसफी क्लियर नहीं होती है, हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। आप जितना अपने आप को जानोगे उतना ही चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर से चली जाएंगी, कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाएगी और आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को अलाइन करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों कंपैरिजन का जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूं, जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं, दैट इज फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन। कुछ भी है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम को आप एक प्रोजेक्ट की तरह देखिए और आप देखिए कि इस सिचुएशन में आप क्या इम्प्रोवाइजेशन डाल सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है जो किसी ना किसी कंडीशन में इस सिचुएशन को और बेहतर सिचुएशन में लेकर के जाए, बजाय अटकने के, भटकने के, स्ट्रेस में आने के, डरने के, घबराने के। आपको किसी ना किसी सिचुएशन, कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना, आपको आपका एम यही होना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन को इससे बेहतर सिचुएशन में लेके जाना है, ठीक है ना। आपका वो मिशन होना चाहिए। आप उस प्रॉब्लम को हमेशा एक प्रोजेक्ट की तरह कंसीडर करिए। तो जिन भी लोगों को ये इशू है या फिर प्रॉब्लम है कि या फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, कंपेयर करते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक फंडा सेट कर लीजिए कि मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं उस प्रॉब्लम को इम्प्रोवाइज ही करूंगा। सिंपल सी चीज है। तो कंपैरिजन का जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो है फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन, सिंपल वर्ड, ठीक है। आप उस पर प्रैक्टिस करिए, 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, जो आपका सेल्फ बिलीव है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव चीजों पे काम करोगे और अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आप जिनके साथ कंपेयर कर रहे थे, आप ऑलरेडी उनका जो लेवल है आप उसको क्रॉस कर जाओगे, तो आपका जो बेंचमार्क है वो खत्म हो गया। अब आप खुद अपना बेंचमार्क सेट करना शुरू कर दोगे, राइट। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन में। नेक्स्ट है दोस्तों आइडेंटिटी अटैचमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग ह्यूमन बीइंग अपनी आइडेंटिटी के साथ में इतना ज्यादा अटैच्ड रहते हैं कि हम कितना इनजस्टिस कर जाते हैं, कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देते हैं, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे हम खराब कर देते हैं हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम इतना ज्यादा अटैच्ड होते हैं अपने आप से। हमें हमेशा लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी फैंटेसीज हैं, वही सिर्फ सही है, सामने वाला हमेशा गलत है। हम इतने ज्यादा अटैच्ड होते हैं। कई बार ये अटैचमेंट ना दोस्तों, मतलब आप ये मान लीजिए कि नार्सिसिस्ट की जो पर्सनैलिटी होती है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेड्स हैं उनके साथ में कोरिलेट करना शुरू कर जाती है। तो ये अटैचमेंट जो है इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें अपने लेंसेज को और ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें ट्रूथफुल होना पड़ेगा, हमें अपने आप को फेवर करना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हर एक सिचुएशन में अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में लाना खत्म करना पड़ेगा। जहां भी आपकी गलती है आपको गलती माननी पड़ेगी, तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा एक्चुअली, राइट। हम हमेशा, मतलब आपको एडमायरेशन की, आपको वैलिडेशन की बहुत ज्यादा एक चाह होती है, इच्छा होती है, अटैचमेंट होता है कि यार किसी भी फंक्शन में, किसी भी अवार्ड फंक्शन में, किसी भी गैदरिंग में अगर आपके बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए, आपको अवार्ड नहीं दिया गया, आपको मेडल नहीं दिया गया, आपको लगता है कि यार ये तो खत्म हो गया, मतलब मेरे लिए मुझे तो डिसरिस्पेक्ट करके वहां से छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है। तो ये जो आइडेंटिटी अटैचमेंट है दोस्तों, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, इस शेल से निकलना बहुत जरूरी है।
ये इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ में ही इतना धोखा देता है आपको कि जिसकी वजह से आपका जो सोशल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसको देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। आइडेंटिटी अटैचमेंट के चक्कर में ही आज की डेट में सारे के सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसी में। आइडेंटिटी अटैचमेंट एक टाइम पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों कि आप चीजों को, लोगों को, मतलब सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है जो आप कर रहे हो वही सही है, सामने वाला एकदम गलत है। उसके चक्कर में क्या होता है कि आप, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, या फिर आपकी बात से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, या फिर कोई और अपनी बात भी रख रहा है, अगर आप डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हो, आपको स्ट्रेस घेरना शुरू कर देती है, आप डिसरिस्पेक्टेड फील होना शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। उससे क्या होता है, आप रिएक्शन देना शुरू कर देते हो वहां पे उस गैदरिंग में, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों देखिए, आइडेंटिटी अटैचमेंट मतलब एक, ठीक है, एक कैरेक्टर होना जरूरी है, लेकिन आइडेंटिटी अटैचमेंट का शेल होना जरूरी नहीं है। ये एक नेगेटिव चीज है जिसे हमें किसी भी हालत में खत्म करना चाहिए और इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो सेल्फ वर्थ होता है वो इतना फ्रेजाइल होता है, हम इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं चीजों को लेकर के। कोई भी कुछ भी हमारे बारे में बोल रहा है, हमें उसके वर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई हमारे बारे में हमारा फीडबैक दे रहा है, हमें वो फीडबैक अट्रैक्ट कर रहा है कि यार इसने मेरे बारे में निगेटिव कैसे बोल दिया, इसने पॉजिटिव क्यों नहीं बोला। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आप सच सुनने के फेवर में नहीं होते हो। जब कोई आपको सच बोलता है तो आप रिएक्शन देना शुरू कर देते हो, तो आपके सामने कैसे बोल सकता है कोई? ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं फीडबैक आपके पीठ पीछे ही देगा, क्योंकि आप सामने उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, आप उस फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव ले ही नहीं रहे हो। ठीक है ना? तो दैट इज द इशू। देखिए, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या आइडेंटिटी जो अटैचमेंट है, ये क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका रीजन क्या है, वो सिंपल कोड के थ्रू मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली वी सी थिंग्स एज वी आर। ठीक है ना? वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर। तो मेन जो इशू आता है वो यहाँ पे आता है, हम उन चीजों को अपनी सिचुएशन, अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग खुद ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, खुद ही मीनिंग उनकी निकाल लेते हैं, और सामने वाला बोलना कुछ और चाह रहा है, हम उसको समझ कुछ और लेते हैं, और फिर बाद में उसी को ब्लेम करते हैं कि आप तो ये बोलना चाह रहे थे, आपका मतलब तो ये था। तो मतलब निकालते हैं एक्चुअली उन सारी चीजों का, उन सारी सिचुएशंस, राइट, जो कि ठीक है नहीं दोस्तों। इस वजह से ही हम कहीं ना कहीं जो अपना जो सोशल ग्राउंड है वो खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने ये जो सेकेंड है ये पॉइंट अपने इस डिस्कशन में रखा, दैट इज आइडेंटिटी अटैचमेंट। तो हमें इस अटैचमेंट से निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको बिल्कुल क्लियर लेंसेज के साथ में सोसाइटी को, ग्रुप्स को, लोगों की सजेशंस को, लोगों के फीडबैक्स को देखना बहुत जरूरी है, और जहां पे आपको नेगेटिव फीडबैक भी दिया जा रहा है आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? बिकॉज यही फीडबैक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है, उन सक्सेस को सेट करने के लिए, माइलस्टोन बनाने के लिए ये फीडबैक्स ही काम आते हैं आगे। आप उनको नेगेटिव मत देखिए, आप उनको एक थ्रेटनिंग या इनसिक्योर होकर के मत देखिए, या फिर ये मत सोचिए कि यार किसी ने पर्सनल अटैक किया हुआ है आपके ऊपर। ठीक है? तो दोस्तों ये दो पॉइंट थे जो मैं आपके साथ मेनली शेयर करना चाहता था। ठीक है? तो उसके लिए है क्या, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार अपने सारे सेशन में बोलता हूँ। देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं, अपने ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को बाद में कंट्रोल करिए, सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करिए। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेंगे या सीखना शुरू करेंगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तब आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। ठीक है? लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, अभी आप उस कॉन्सेप्ट को साइड कर दीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप सेल्फ डेवलपमेंट में आप सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, राइट? और उसके लिए फिलॉसफी और साइकोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कोई चीज अगर हो रही है, किसी चीज पे काम करना है तो कैसे करना है, उसका रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने ओवर थिंकिंग में जो आज की दो प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम जो मैंने कवर की हैं, दैट इज कंपैरिजन फर्स्ट, एंड सेकेंड इज आइडेंटिटी अटैचमेंट, राइट? आई होप मेरा जो मैसेज है आपको क्लियर हुआ होगा। आप अपने जो कमेंट्स हैं वो आप प्लीज मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। इस टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।